देश के कि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बन गए। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो। और दूसरी बात, ये जो स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हायर प्राइस से पे, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, सर इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है सर? As a matter of fact, you have rendered the reply, but be specific now. Sir, it is in concurrent list. State governments have to think within. Honorable Minister. सर, मैंने पहले भी जवाब दिया कि कुछ राज्यों ने प्रयास किया है और दिल्ली में 2015 में दिल्ली स्कूल एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है, तो माननीय सदस्य उसको भी जरा मॉनिटर करें कि दिल्ली में किस प्रकार से अगर स्कूल ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो दिल्ली सरकार इस पर कदम उठा सकती है। Yes, Honorable Minister. देखिए सर, कुछ सरकारी स्कूल होते हैं, कुछ निजी मैनेजमेंट के द्वारा संचालन वाले स्कूल होते हैं। ये कहना शायद उचित नहीं होगा, सारे निजी स्कूल प्रॉफिटियरिंग के लिए काम करते हैं। इस देश में अनेक सामाजिक संगठन है, अनेक गुरुद्वारे हैं, अनेक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, विद्या भारती जैसे संस्था हैं जिन्होंने अपने आप में, श्री अरविंद की दुनिया है, रामकृष्ण मिशन जी की दुनिया है, ये सारे स्कूल्स भी अच्छे काम करते हैं। लेकिन ये बात सही है, कुछ प्रॉफिटियरिंग वाले लोग स्कूली एजुकेशन में आए हैं, ये राज्यों को संभालने की आवश्यकता है, राज्य उसमें कड़ी कानून कार्रवाई करे, भारत सरकार उनके साथ रहेगा। की चिंता व्यक्त की गई। सरकार ने तटीय सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रशिक्षण अकादमी ओखा जो अहमदाबाद में है, 441 करोड़ के प्रावधान के साथ उसको प्रारंभ किया है और उसके अच्छे भी परिणाम आ रहे हैं। और जहाँ तक वित्तीय सहायता की बात है महोदय, तो मैं उसको प्रकार में ज़रूर महोदय को बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के संदर्भ में, ऐसे देश के संदर्भ में भी अगर जानने के लिए अगर उनकी कोई अगर विचार आता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी 19 तटीय पुलिस स्टेशन और 32 चेक पोस्ट स्वीकृत किए गए और 28 नावें, 32 जीप और 71 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई। सब में सर पैसे लगते ही हैं। 14 जेटियों के उन्नयन के लिए 64 करोड़ 58 लाख रुपए अतिरिक्त धनराशि दी गई है महाराष्ट्र को। 24/7 निगरानी के लिए 5 रडार स्टेशन, 1 रिमोट ऑपरेशन और 1 क्षेत्रीय परिचालन केंद्र स्थापित किए गए हैं और कई रडार स्टेशन बनाए जा रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त गश्ती भी की जा रही है। 820 सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पूरे तटरक्षा की डिजिटल मानचित्रण कर इंसिडेंट मैनेजमेंट तथा संपत्ति प्रबंधन द्वारा प्रतिक्रियाएं भी बेहतर की जा रही है। कोस्टल पुलिस की ट्रेनिंग की भी समुचित व्यवस्था की गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा तटीय निगरानी नेटवर्क तथा राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना का भी क्रियान्वयन हो रहा है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से हम राज्यों को इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं महोदय। और महोदय ने सांसद महोदय चिंता कर रहे थे कि हम यह बड़ा विषय है, तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपकी अनुमति होगी तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं मैं बता सकता हूं महोदय। क्षमता वृद्धि 58 चौकियों के साथ साथ 204 समुद्री पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। मैं जो अपना 11,000 किलोमीटर की जो कोस्टल एरिया है उसके लिए बता रहा हूँ सर, 800 से अधिक वाहन दिए गए हैं। प्रशिक्षण के विषय में हम बताएं कि 441 करोड़ से प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। निर्बाध संचार व्यवस्था, संचार प्रणाली कॉम्प्लान की मंजूरी महोदय की गई है। समुद्री रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि जो हमारे गैप्स होते हैं या जो सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी नेटवर्क को स्थापित करके हम उसको सर सुदृढ़ बनाते हैं। संयुक्त
तटीय अभ्यास जो बहुत ज़रूरी है वह महोदय किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया की गई है और 200 से 4 कुल नौकाएं की क्षमता जो है वह 12 टन की और 5 टन की यह तो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था है अपने तटों की रक्षा की और समुद्री सीमाओं की। उसमें नेवी बहुत ही संसाधन संपन्न होकर और अभी जितने आविष्कार और निर्माण अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार उठाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके विजन में, उसके साथ जो कोस्ट गार्ड है उसको भी सुदृढ़ कर रहे हैं और कोस्ट गार्ड को भी नौका के साथ साथ जो जहाज दे रहे हैं उस पर हेलीकॉप्टर से लेकर हम किसी भी दुश्मन के या वैसे कोई बाहरी तत्व जो राष्ट्र विरोधी है आए तो उससे हम निपट सकते के इतना सक्षम बनाया गया। साथ साथ जो मेरीन पुलिस है जो राज्य देखती है, राज्यों के लिए भी हम लोग आग्रह करते हैं और मेरीन पुलिस के लिए भी हम सहयोग यहाँ से कुछ मदों में हम जरूर उपलब्ध कराते हैं। तो हम हर प्रकार से स्तरीय तटीय सुरक्षा को समग्रता लाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यह सरकार संकल्पित है। Supplementary number 3, Shri Santosh Kumar P. Thank you, sir. Sir, we have 5 Coast Guard regions now: Gandhinagar, Mumbai, Chennai, Kolkata, and Port Blair. This Kochi-Ponnani region in Kerala must be declared as a Coast Guard region. So I would like to ask the Minister through you, sir, what prevents you from declaring Kochi-Ponnani as a Coast Guard region? This is specially required in view of the increasing challenges to the South Indian ports. Honorable Minister. महोदय, अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा के जो कोड बने हैं उसके अंतर्गत हम निर्धारण करते हैं, लेकिन भारत में अभी प्रमुख बंदरगाह 12 हैं और 239 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। तो एक सिस्टम के तहत हम बंदरगाह या हम उसको तटीय समुद्री तट को किसी भी रूप में रेखांकित करने के लिए जो हमारे नियम बने हैं और जो उसके रूल्स है उसके हिसाब से हम विचार करते हैं। सर, सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री मिलिंद देवड़ा। थैंक यू सर। सर, मुंबई और भारत 26/11/2008 को कभी नहीं भूल सकती है और पिछले 13 वर्षों में मुंबई में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। इसका श्रेय मैं कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम जैसे योजनाओं को देना चाहूँगा। बट सर, कीपिंग इन माइंड the growing instability in our immediate neighborhood, the fact that India has a 7,500 kilometer coastline. The Honorable MP before me asked a question about Kerala. Many states have large capitals that can be soft targets for terrorists. My question to the Minister is, in addition to funds, is the Government of India also working with coastal states that are potentially vulnerable and their coastal wings of their police to give funds, to give equipment, but to also conduct joint drills and joint exercises to make them ready for the future? Honorable Minister. महोदय, अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व भारत को लक्षित करने की कोशिश करता है तो वह हमारे लक्ष्य से बाहर नहीं जा सकता है। हम उसको मुंहतोड़ जवाब देते ही नहीं है, उसको नष्ट भी करते हैं। और महोदय, 13 वर्षों में निश्चित रूप से चाहे वह हिंटरलैंड हो, चाहे समुद्री क्षेत्र हो, चाहे हमारे भूमि की सीमाएं हों, उस पर जो सैन्य शक्ति बढ़ी है और सरकार जो इस 10 वर्षों में अपनी सुरक्षा की नीति अपनाई है उसका परिणाम है। प्रशिक्षण महोदय हम दे रहे हैं, जैसा पहले बताए हैं कि ओखा में जो एकेडमी हम लोगों ने स्थापित किया है और ज्वाइंट कोस्टल एक्सरसाइज करते हैं सर उसमें हम लोग, जिसमें सभी हम उसमें राज्य की मेरीन पुलिस होती है, कोस्ट गार्ड होती है और नेवी के भी उसमें भूमिका होती है। साथ साथ महोदय हम जब कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज के साथ साथ हम कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था भी किए हैं कि हम किस प्रकार से जो जिसके पास जो संसाधन है और जो अधिकार जो क्षेत्र जिसके जिसके हैं, जो राज्यों के अधिकार में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आते हैं, हम उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम सभी संसाधनों का उपयोग करते हैं और तटीय सुरक्षा हम प्रदान महोदय करते हैं।
फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। धन्यवाद सर। आपके द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से कि गवर्नमेंट कौन सी ऐसी व्यवस्था बना रही है कि जो इस तरह से अटैक होते हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो सुनामी जैसे या टेररिस्ट अटैक हो जैसे 26/11 में हमारे मुंबई में हुए, तो गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले रही है जो लाइवलीहुड और हमारे जो लाइफ जाते हैं, जो जाने जाती है, जीवित हानि होती है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है? माननीय मंत्री जी, महोदय, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन आपने बहुत विस्तार से बताया कि आप सुरक्षा के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि इसमें जो आहत होते हैं या जान गंवाते हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, यही है ये स्पेसिफिक। महोदय, एक तो कि आपदा के संबंध में और सिक्योरिटी के संबंध में अलग अलग दो सेक्टर हैं। हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए हो या फिर सीमा की सुरक्षा के लिए हो, जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके लिए हम अलग अलग उनको पहले की अपेक्षा हम काफ़ी हर प्रकार से उनको सम्मान, उनके परिवार को सम्मान के साथ साथ उनको हम बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ पहुंचाते हैं, और यह एक राशि के रूप में देखा जाए तो बड़ी राशि होती है। आपदा प्रबंधन राज्य का सब्जेक्ट है महोदय, फिर भी हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं, और हमारे यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड का प्रावधान किया गया है। अब तो वह फंड एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन आसन का आदेश हुआ महोदय, तो अब उसमें जो हम फंड पहले ही हम राज्यों को उपलब्ध करा देते हैं जो केंद्र का शेयर होता है, ताकि आपदा की स्थिति में वह किसी भी क्षण उसका उपयोग करे जो नॉर्म्स है उसका, और उसके हिसाब से वह आपदा की स्थितियों में जान माल की जो नुकसान होती है या जो प्रावधान के अंतर्गत आता है उसको वह फायदा पहुंचा सके। ऐसी घटना तो दुखद होती ही है, फिर भी अगर घटनाएं घटती है तो उसके लिए सरकार ने इस प्रकार का दूसरा एनडीआरएफ से सहयोग करते हैं। कुछ उस प्रकार की स्थिति आती है तो सेना लगती है, एनडीआरएफ लगती है, हम सब मिलकर, स्टेट के एसडीआरएफ भी होती है, सब मिलकर हम आपदाओं का प्रबंधन भी करते हैं, और सरकार बहुत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तत्पर है। और नुकसान जो होता है उसके लिए पहले तो राज्यों के डिमांड से महोदय तब यहाँ से टीम जाती थी, अब तो राज्य नहीं भी डिमांड करती है तो भेज देती है, और हम उसकी समीक्षा करते हैं, और जितना होता है केंद्र सरकार सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 169 श्री विक्रमजीत सिंह सानी। 169। ऑनरेबल मिनिस्टर। जवाब सभा के पटल पे प्रस्तुत। सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री विक्रमजीत सिंह सानी। Sir, under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, every single child in India of the age of 6 to 14 years have the right to free and compulsory elementary education in the neighborhood school. इस एक्ट के प्रावधान में भारत का हर बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। मैं ऑनरेबल मंत्री जी से पूछूंगा कि कितने प्रतिशत बच्चे इसमें कवर्ड हैं, और अगर 100% कवर्ड नहीं हैं तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, जब विक्रमजीत जी खुद एजुकेशन में बहुत इनका बड़ा योगदान है, और इनके नाम से जब प्रश्न आया फी नियंत्रण को लेकर, तो मुझे थोड़ी आशंका हुई कि इनके आजू बाजू बैठते हैं माननीय सदस्य, उनसे पूछा है कि नहीं। इन्होंने आरटीई की बात की है सर, और मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा 2009 से एक कानून सदन ने पारित किया है और अधिकार दिया है, गरीब बच्चों का ख्याल हमें रखना है, सरकार की प्राथमिकता है। और विभिन्न तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, क्योंकि वो एक समावेशी योजना है, जो लोग वंचित रह गए, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गए किसी कारण, उनको भी वापस लाने का प्रावधान है। और समग्र शिक्षा में हम क्योंकि एक्सेस देना चाहते हैं, यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं, बाल वाटिका की 3 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, उसमें अलग अलग स्तर पे काम हो रहा है सर। आरटीई का विशेष इन्होंने पूछा, जो उन्होंने डेटा मांगा है कि कितना क्रियान्वयन हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि इनकी सरकार पंजाब में है और इनकी बड़ी जिम्मेदारी दल में भी है, प्रयास करें, राज्य सरकार से प्रयास करें, क्योंकि पंजाब सरकार ने 2 टूक मना कर दिया। आज इनकी सरकार है, इससे पहले कांग्रेस भी रही है सरकार में। पंजाब ने 2 टूक मना कर दिया कि हम आरटीई को, जो 25% प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में कोटा है गरीब बच्चों के लिए, उन्होंने कहा कि हम प्रावधान नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर्याप्त है सरकारी स्कूल। तो मेरा निवेदन होगा
साथ साथ और भी राज्य सर, केरल ने नहीं लागू किया, तेलंगाना ने लागू नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने लागू नहीं किया। तो आज सदन में मैं अपील करना चाहता हूं सर, ताकि कोई भी जो लाभार्थी है, जिस उद्देश्य से ये कानून बना है, जो अधिकार है, कोई भी उससे वंचित न रह पाए। सेकंड सप्लीमेंट्री। मंत्री जी, मेरा प्रश्न 25% प्राइवेट एडेड के लिए नहीं था। मेरा प्रश्न था 6 से 14 साल बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्वेश्चन मैं और पूछा, आंसर और आ रहा है। इट इज योर ओनर्स ना, एज ए चेयरमैन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब लीजिए ना। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि जो 2009 में एक अच्छा कानून बना, उस कानून को लागू करने में बाधा आ रही है, उसका आपने जो पूछा उस पर भी असर पड़ रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री। और मैं मंत्री जी ने क्योंकि कहा कि हम एजुकेशन से जुड़े हैं, मैं पार्लियामेंट के फ्लोर में कहना चाह रहा हूं कि जो भी हम जाति तौर पे मैं काम एजुकेशन में कर रहा हूं, फ्री ऑफ चार्ज कर रहा हूं, 1 रुपया भी नहीं लेता। दूसरा क्वेश्चन, वी अप्रिशिएट सेक्शन 12(1)(c), आप देखिए साहब, मंत्री जी को भी पता है, और जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, आई एम ए नॉन पॉलिटिकल। हाँ जी, तो ये केजी से पीजी तक, केजी से पीजी तक लाखों रुपया बच्चे की एजुकेशन पे खर्च होता है। आपको पता, केजी को छोड़ दीजिए, प्री नर्सरी में लाखों रुपया फीस है। तो साहब ये 25, मैंने एस्टिमेट लगाया आज 25 से 30 लाख रुपया खर्च होता है, नर्सरी से आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन गए। उसके बाद ये जो रेगुलेशन ऑफ फीस है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन है, आपको पता है मेडिकल एजुकेशन में भी बच्चे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई निजाम ही नहीं है, जो मर्जी फीस चल रही है। तो इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछता हूं। थैंक यू। जवाब नहीं दूंगा, जवाब बिल्कुल सीधा है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्यों की इसमें बड़ी भूमिका, भागीदारी और जिम्मेदारी है। कई राज्यों में इस संबंध में फी नियंत्रण को लेकर कई राज्यों ने प्रयास भी किए हैं, नीतियां भी बनाई हैं। और जहां तक हायर एजुकेशन की बात है, मेडिकल एजुकेशन को छोड़ करके यूजीसी ने और सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया है सर। और इससे अलग अगर मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, क्योंकि इनका थ्रस्ट, मेन क्वेश्चन का थ्रस्ट ये है कि गरीब लोगों को हम क्या उनके लिए कर रहे हैं ताकि वो शिक्षा के व्यवस्था से जुड़ पाए। सर, एक काम ये होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ना चाहिए, राज्यों ने भी बढ़ाया है और पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने भी दुगना कर दिया है सर। जो शिक्षा का बजट था 2014 में 68,000 करोड़ था, और अभी बजट में आपने देखा है कि 1,20,000 करोड़ तक पहुंचा। थैंक यू। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री प्रमोद तिवारी। मैं आभारी हूँ आपका। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, यूपीए राइट टू एजुकेशन लेके आई। आई सिर्फ सो यूपीए सरकार राइट टू एजुकेशन लेके आई। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि आज 10 साल की सरकार तो चल चुकी केंद्र में, कितने प्रतिशत बच्चे अभी ऐसे हैं गरीबों के जिनको ये शिक्षा नहीं मिल रही है, जैसा यूपीए गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, राइट टू एजुकेशन कर दिया, क्या उस संख्या बताने की कृपा करेंगे? माननीय मंत्री जी। आदरणीय सदस्य ने यूपीए की कार्यकाल की याद दिलाया, आपने भी उसको रिकॉग्नाइज किया। आदरणीय मंत्री जी ने पहले प्रश्न में कुछ उसकी स्पष्टता भी रखी। आज के दिनों में क्लास 1 की एंट्री में लगभग 100% एनरोलमेंट है। सभी राज्यों की यह सफल प्रयास है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ता है, अन्य राज्यों के विषय, उन्होंने मंत्री जी ने खुद भी कहा कि कॉन्करेंट लिस्ट में तो राज्यों की काम है, स्कूली एजुकेशन मूलतः राज्य की विषय है। जिस राज्य में जिस प्रकार की प्रयास है उस प्रकार के आगे बढ़ा है। मैं फिर आज मेरे सहयोगी मंत्री जैसे अपील किए हैं, सभी राज्यों ने राइट टू एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये दोनों परिपूरक है। इन दोनों के माध्यम से 70% बच्चे 12वीं तक पढ़ें, ये सभी की दायित्व बनता है। आरटीई में आपने एक अच्छा प्रोविजन उन दिनों में सोचा गया था कि निजी स्कूल भी 25% पढ़ाएंगे बच्चों को, उसकी रिम्बर्समेंट भी सरकार चिंता करेगी। अभी तक जिन जिन राज्यों के नाम आदरणीय मंत्री जी ने लिया, उन राज्यों को इस सदन के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, सभी लोग उसमें हाथ